सारा रहे हाँ बेटा, आज हम देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो फूड गेन करते हैं उसका डाइजेशन होता है, और वो जो डाइजेशन है उस डाइजेस्टेड फूड का होता है क्या, ऑक्सीडेशन। वो होता है किसकी वजह से, वो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमने ये देख लिया कि डाइजेशन में हमने देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि खाना किस तरह से खाया जाता है और उसका डाइजेशन होकर के कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन में हमने देख लिया कि ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है, इस डाइजेस्टेड फूड का मेटाबॉलिज्म होगा या ऑक्सीडेशन होगा, उस ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगी, अपने को एनर्जी मिलती है। यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं कि ये जो हमने फूड गेन किया है उस फूड के मेटाबॉलिज्म से, उस फूड के मेटाबॉलिज्म से क्या केवल एनर्जी मिलती है या क्या केवल यूज़फुल सब्सटेंस मिलते हैं। नहीं बेटा, इसमें जो है फूड के मेटाबॉलिज्म या ऑक्सीडेशन से की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हार्मफुल सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी होता है। बात समझ में आ गई कि ये जो मेटाबॉलिज्म होगा या ऑक्सीडेशन होगा फूड का, उसमें क्या, उसमें हार्मफुल सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं और यूजफुल सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं। तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, मतलब कई तरह की डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमें बॉडी से बाहर रिमूव करना ज़रूरी होता है। देन ये जो रिमूवल होता है एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये जो है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, इसके लिए हम देखें कि ऐसा सिस्टम जिससे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो यहाँ देखिए बेटा कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, क्या होता है एक्सक्रीशन। Excretion is the removal of harmful substances from the body. The process by which harmful substances are excreted out or removed from the body is called excretion. बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान में रखने की होती है कि ये जो हमने बात करी किसकी, हार्मफुल सब्सटेंसेस की। देन व्हाट आर हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं बेटा ये क्या होते हैं। तो देखो हमने खाना खाया, अब ये जो हमने खाना खाया है इसमें इस फूड का दो पार्ट में डिवीजन होता है। नंबर एक तो होता है डाइजेस्टेड फूड, एक होता है अनडाइजेस्टेड फूड। बात समझ में आ गई कि हम जो फूड गेन करते हैं या फूड लेते हैं उसमें कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जिसका डाइजेशन नहीं होता है, और कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसका डाइजेशन हो जाता है। समझ में आ गया। तो जो नहीं डाइजेशन होता है, जिसका डाइजेशन नहीं होता है उसका क्या होता है, और जिसका डाइजेशन हो जाता है उसका क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं बेटा कि ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो हार्मफुल सब्सटेंस होंगे कितने टाइप के होंगे बेटा, दो तरह के होंगे। पहला नंबर 1 की अगर अपन बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, सबसे पहले बात करेंगे किसकी बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट। तो देन क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि अभी बताया कि फूड में डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड पार्ट दोनों होते हैं। देन द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट। अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, वेस्ट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में जो होता है वो सपोज जैसे सेलुलोज हम फूड के साथ गेन करते हैं, फूड के साथ हम रिसीव करते हैं किसको, सेलुलोज को, लेकिन इस सेलुलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो सेलुलोज क्या हो गया, ये सेलुलोज हो गया बेटा वेस्ट प्रोडक्ट। और ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट को जो होता है वो कहाँ से, एलिमेंट्री कैनाल, कहाँ से बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू फीसेस की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई ना। ये वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, ये भी हार्मफुल होते हैं। बात समझ आ गई यहाँ तक कि अब फर्स्टली हमने बात कर ली किसकी, वेस्ट प्रोडक्ट की। अब हम बात करेंगे बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। अब ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि जैसे अभी बताया था कि एक होता है डाइजेस्टेड फूड, एक होता है अनडाइजेस्टेड फूड। तो अब अगर अपन बात करें किसकी, डाइजेस्टेड फूड की, तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है
डाइजेस्टेड जो फूड होता है बेटा, उस डाइजेस्टेड फूड में जब इसका मतलब कि जब डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन की अगर अपन बात करते हैं तो डाइजेशन जब होता है, तो अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जब होता है तो मोस्टली मोनोसैकेराइड बनते हैं। मतलब सपोज क्या बन रहा है, ग्लूकोज, क्या बन रहा है बेटा, ग्लूकोज। अगर हम किसकी बात करें, फैट्स की बात कर रहे हैं, तो फैट्स का अगर डाइजेशन होता है तो क्या बनता है, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स बनते हैं और ग्लिसरॉल। बात समझ में आ गई बेटा। और अगर हम बात करें कि प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो क्या बनता है, प्रोटीन के डाइजेशन से बनते हैं एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब हम क्या करें, जैसे कि एक तो होता है कैसे अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका डाइजेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, तो उस सेलुलोज को या अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट। और इस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो है वो कहाँ से, फीसेस की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। मतलब वो भी क्या होते हैं बेटा, हार्मफुल। अगर हम बात करें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की, अगर अपन बात करें किसकी, जैसे डाइजेस्टेड फूड की, तो फूड का जब डाइजेशन होता है तो फूड में मेनली कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, इनका जब डाइजेशन होता है तो क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो अब इनका क्या होगा, इनका होगा बेटा मेटाबॉलिज्म। इनका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन बनेगा, एक तो बनेगी एटीपी जो कि क्या होती है बेटा, यूजफुल, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं तो क्या बनता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई ना किसकी, अगर हम ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो फैट के मेटाबॉलिज्म में भी हमें क्या मिलता है बेटा, उसमें भी हमें एटीपी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर ये जो एटीपी है ये तो क्या हो गई बेटा, ये तो यूजफुल है। एटीपी कैसी होती है, यूजफुल होती है। लेकिन यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर होता है ये हमारी बॉडी के लिए कैसा होता है बेटा, हार्मफुल। ये कैसा होता है, हार्मफुल। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बना हुआ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों हमारे लिए कैसे होते हैं बेटा, हार्मफुल होते हैं। तो अगर हम बात करें कि अब एमिनो एसिड, अगर एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है क्या होगा बेटा, प्रोटीन के डाइजेशन से क्या बनता है, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से जो बनते हैं वो बनते हैं बेटा नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड। क्या बन गए, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं ये बेटा बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बात समझेंगे ना, ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि हार्मफुल कौन कौन से प्रोडक्ट हो गए हमारे लिए, हार्मफुल हो गया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस compound. Various nitrogenous compounds such as ammonia, urea, uric acid, creatinine are formed by the metabolism of amino acids. और ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं बेटा, these harmful products are called excretory products. बात समझ में आई ना कि दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं हम कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट। अगर हम बात करें कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर द हार्मफुल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये जो डाइजेस्टेड फूड है, इस डाइजेस्टेड फूड के मेटाबॉलिज्म से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं बेटा वो होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट आर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो हम इजीली अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन
वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों ये कैसे हैं बेटा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जैसे अगर अपन बात करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बॉडी के अंदर रहेगी तो हार्म करेगी, बॉडी को किसी न किसी तरह डैमेज करेगी, तो इसको रिमूव किया जाता है। तो इसके रिमूवल के लिए कौन होता है बेटा, रेस्पिरेशन के थ्रू। किससे होता है बेटा, रेस्पिरेशन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको किसके थ्रू रेस्पिरेशन, किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाता है बेटा, इसको किया जाता है रेस्पिरेशन के थ्रू। जैसा कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम जो हमारी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड जो एयर होती है, इनहेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और एक्सहेल्ड एयर के अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो वो जो CO2 होती है वो यहाँ से आती है। बात समझ आ गई ना। तो ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट CO2 होता है, इसको जो होता है वो कैसे, इसको कहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, इसको रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। और दूसरा पार्ट कौन सा बेटा, ये है वाटर। वाटर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये वाटर भी बेटा कैसा होता है, हार्मफुल। ये वाटर भी कैसा होगा, हार्मफुल होगा। और इसको भी जो है कई मेथड से, इसको कई मेथड से, जैसे स्वेटिंग होना यूरिन के थ्रू एंड वाटर वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। अब हमें पता है कि ये जो रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे, कि रेस्पिरेशन में जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसमें क्या होती है बेटा, उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। और ये जो वाटर होता है ये कौन सा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बना हुआ जो वाटर है वो रेस्पिरेशन के थ्रू वाटर वेपर की फॉर्म में बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर किससे, ग्लूकोज या मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट से जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है उसको रेस्पिरेशन के थ्रू और वेरियस वेज से जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की। किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड की। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होता है बेटा, नाइट्रोजनस कंपाउंड इनका फॉर्मेशन होता है एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से। कि जब एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगी अमोनिया और दूसरे बनते हैं कीटो एसिड। क्या बनेंगे बेटा, कीटो एसिड। तो कीटो एसिड तो यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ये कीटो एसिड किस लिए यूज़ होते हैं, कीटो एसिड जो होते हैं वो नेक्स्ट एमिनो एसिड फॉर्मेशन में यूज़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रोसेस होता है, जैसे डीएमिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें अमोनिया को क्या किया जाता है, अमोनिया को एमिनो एसिड से अलग कर दिया जाता है। बात समझ गए ना। इस तरह से तो अगर हम बात करें हमारे बॉडी में या कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन से हार्मफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, तो अब अगर हमने देखा यहाँ पे हमने देख लिया कि वाटर और CO2 दोनों के लिए किसी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसके लिए, नाइट्रोजनस कंपाउंड के लिए, तो ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं इनको बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। बात समझ आ गया ना बेटा, कि अलग अलग एनिमल्स में इन नाइट्रोजनस कंपाउंड को रिलीज करने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं बेटा वो कौन कौन से होते हैं, मतलब कि एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से कौन कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बेटा, पहला है अमोनिया। हाँ बेटा, सबसे पहला कंपाउंड होता है बेटा अमोनिया। अमोनिया जो होती है बेटा, अमोनिया इज़ अ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। कैसा होता है बेटा, जितने भी हार्मफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जिसकी बात करें जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो होता है वो होता है अमोनिया। और जो अमोनिया होता है बेटा बॉडी की हर एक सेल और मोस्टली जो होती हैं, हालांकि बॉडी की हर सेल में किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ज़्यादा जो लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड इन लीवर सेल्स।
कहाँ पे होते हैं बेटा? लीवर सेल्स के अंदर। तो बात अगर अपन करें कि वैसे बॉडी की हर एक सेल अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। एंड अमोनिया इज अ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट रिक्वायर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिलीजिंग। इसको बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा, चाहे कोई भी एनिमल हो, उसे बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में है ना? ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको रिमूव करने के लिए, इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें कि एनिमल्स की, अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो नाइट्रोजनस कंपाउंड का एक्सक्रीशन, कैसे बेटा? नाइट्रोजनस कंपाउंड का एक्सक्रीशन अमोनिया की फॉर्म में करते हैं। कैसे करते हैं? अमोनिया की फॉर्म में करते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटैलिक एनिमल्स। बात समझेंगे ना? द एनिमल्स विच एक्सक्रीट आउट नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटैलिक एनिमल्स एंड द process by which ammonia is excreted out from the body is called अमोनोटैलिज्म। क्या होता है बेटा? अमोनोटैलिज्म। तो ऐसे एनिमल, अगर हम बात करें किसकी बेटा? ये बात करें हम किसकी? अमोनिया की। तो अमोनिया की जब हम बात करते हैं तो अमोनिया की देखा ये कैसा होता है बेटा? ये पहला पॉइंट तो क्या हो गया इसका? ये हाईली टॉक्सिक। कैसा होता है? हाईली टॉक्सिक। बात समझ में आ गई? और ये जो है requires maximum amount of water। ठीक है, इसको बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। बात समझ में आ गई? अब ये जो कुछ एनिमल्स ऐसे जो कि क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजनस कंपाउंड का एक्सक्रीशन अमोनिया की फॉर्म में करते हैं। Then these animals are called अमोनोटैलिक एनिमल्स। अब कौन कौन से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अमोनोटैलिक होते हैं? जो नाइट्रोजनस कंपाउंड का एक्सक्रीशन कैसे करते हैं बेटा? किस फॉर्म में करते हैं? अमोनिया की फॉर्म में करते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से हो गए बेटा। अगर अपन बात करें जैसे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एक्वेटिक एनिमल्स की अगर अपन बात करें, जैसे बात करें किसकी? एम्फीबिया की। तो एम्फीबिया में फ्रॉग का जो लार्वा होता है कौन सा बेटा? टैडपोल जो लार्वा होता है ये भी कैसा होता है? ये भी अमोनोटैलिक होता है। और बात करें किसकी? बोनीफिशेस की। मतलब जो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं दे आर अमोनोटैलिक। कैसे होते हैं वो? अमोनोटैलिक होते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें कि प्रोटोजोआ, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा, पोरीफेरा, अगर स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, हाइड्रा अगर अपन बात करें, और टैडपोल्स, बोनीफिशेस, ये सब जो होती हैं ये कैसे होती हैं बेटा? अमोनोटैलिक होती है। मतलब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड का जो एक्सक्रीशन होता है वो किस फॉर्म में करती है? वो करती हैं अमोनिया की फॉर्म में। ये तो बेटा हो गया फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमने देख लिया कि ये जो अमोनिया है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होती है। और सबसे पहली चीज़ कि हाईली टॉक्सिक है इसलिए इसको हम बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके रैपिडली एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से इसको जितना जल्दी हो सके रिमूव करना ज़रूरी होता है, वरना टॉक्सिक इफेक्ट से की वजह से एनिमल का कोई भी किसी भी तरह का बॉडी के पार्ट्स में डैमेज हो सकता है। तो ये हो गया बेटा कौन सा? ये फर्स्ट पार्ट अपना हो गया किसकी जिसकी मैंने बात कर ली, किसकी? अमोनिया की। अब हम सेकंड नाइट्रोजनस कंपाउंड की अगर अपन बात करते हैं तो वो देखिए, बात करें कौन सा? सेकंड हो गया बेटा यूरिया। हाँ बेटा, अब ये जो यूरिया जो होता है इट इज soluble in water, ammonia is also soluble in water। बात समझ ना? अमोनिया इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर whereas यूरिया इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। बट अगर हम बात करते हैं कि ये जो यूरिया होती है ये अमोनिया से लेस टॉक्सिक होती है बेटा।
अमोनिया से लेस टॉक्सिक होती है। इसका मतलब अगर हम चाहें तो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए इसको हम अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं। हार्मफुल तो है, टॉक्सिक तो है, बट जितनी टॉक्सिक अमोनिया है उतनी टॉक्सिक ये नहीं होती है। बात समझ आ गया ना। और इसको अपन कुछ समय के लिए स्टोर करने के रख सकते हैं। मतलब ये अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है बेटा, ये लेस टॉक्सिक होती है एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया के कंपेयर में ये कैसी होती है, लेस टॉक्सिक होती है। बात समझ गए ना। और इट रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। बेटा पानी कितना चाहिए इसको, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत ही कम। मतलब ऐसे एनिमल जिनके पास ना तो बहुत मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होता है जैसे एक्वेटिक लाइफ के अंदर होता है, और ना ही बहुत ही लीस्ट अमाउंट में जैसे डेजर्ट एनिमल होते हैं उनमें। मतलब जैसे अगर अपन बात करें, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, मैमल्स की बात अगर अपन करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, फ्रॉग की बात करें, ठीक है, मतलब रेप्टाइल्स की बात करें, तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसको यूरिया की फॉर्म में क्या किया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो अब अगर बेटा अपन बात करें कि बॉडी की सारी सेल्स किसका फॉर्मेशन करती हैं बेटा, किसका करती हैं, अमोनिया का। किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, अमोनिया का फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर हम बात करें कि अमोनिया, जैसे अब अमोनिया है, अगर हम है जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, हमारी बॉडी की हर सेल किसका फॉर्मेशन करती है, किसका करती हैं बेटा, अमोनिया का। अब हमारे पास इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर भी नहीं है तो हम अमोनिया को डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। हम अमोनिया को डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या होता है कि ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है बेटा, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूरिया में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो अमोनिया बनाती हैं। इस अमोनिया को भेजा जाता है कहाँ पर, लीवर में। कहाँ भेजा जाता है बेटा, लीवर में। और लीवर में एक साइकिल चलता है जिसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल। कौन सा है बेटा, ऑर्निथिन साइकिल। और ये जो ऑर्निथिन साइकिल होता है एक ऐसा साइकिल होता है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ आ गई ना। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि अमोनिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, देन ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स अमोनिया, वेयरएज यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा, केवल लीवर के अंदर होता है। मतलब जो भी अमोनिया है उसको कहाँ पे, ब्लड के थ्रू कहाँ भेजा जाता है बेटा, कहाँ भेजा जाएगा, लीवर में। और लीवर में जैसे एंटर करता है तो लीवर में एक साइकिल होती है, कौन सी, ऑर्निथिन साइकिल। और ये जो ऑर्निथिन साइकिल होती है, इस ऑर्निथिन साइकिल से क्या होता है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। यहाँ तक का किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यूरिया की। किसकी बात कर रहे हैं, यूरिया की। तो यहाँ पर ये जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ये यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे हो गया बेटा, लीवर में। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो गया, लीवर में। अब इस अमोनिया को, अब इस यूरिया को कहाँ पर, ब्लड के थ्रू कहाँ पे भेजा जाएगा, किडनी में। कहाँ भेजा जाएगा बेटा, किडनी में, फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। किसके लिए, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए इस यूरिया को भेजा जाएगा कहाँ पर बेटा, किडनी के अंदर भेजा जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, इस चीज़ का एक खास ध्यान रखना होता है कि यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में। ये ध्यान रखने की चीज़ है। और अमोनिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन कंप्लीट बॉडी में। बॉडी की जो हर एक सेल जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, किसका करेगी बेटा, अमोनिया का। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड इन लीवर। वहाँ पर भी लीवर में सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन होता है किसका, अमोनिया का। बात समझ में आ गई। और यूरिया का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, केवल लीवर में। बात समझ में आ गया था कि अब कुछ ऐसे एनिमल होते हैं बेटा, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड का एक्सक्रीशन, नाइट्रोजनस कंपाउंड का एक्सक्रीशन किस फॉर्म में करते हैं, यूरिया की फॉर्म में करते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। बात समझ में आ गई कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो
नाइट्रोजनस कंपाउंड का एक्सक्रीशन किस फॉर्म में करते हैं? यूरिया की फॉर्म में करते हैं बेटा। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड यूरियोटैलिक एनिमल्स। इट मीन्स द एनिमल्स विच एक्सक्रीट आउट harmful nitrogenous compound in the form of urea are called यूरियोटैलिक एनिमल्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि यूरियोटैलिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, तो अगर अपन बात करते हैं कि जैसे एम्फीबिया, इसकी बात करें बेटा, एम्फीबिया, ठीक है। अगर हम बात करें मैमल्स एक्सेट्रा, ठीक है। एम्फीबिया, मैमल्स, ये क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि इंक्लूडिंग ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन को भी इंक्लूड किया गया है। ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड का एक्सक्रीशन किस फॉर्म में करते हैं बेटा? किस फॉर्म में करेंगे? वो करेंगे यूरिया की फॉर्म में। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? ठीक है। अब ये तो हो गया बेटा, हमने अमोनिया देख लिया हमने। अब देख लिया, उसके बाद में क्या देख लिया? यूरिया देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड कंपाउंड की। किसकी बात करें बेटा? थर्ड कंपाउंड की, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है किसका? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का जो थर्ड प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो होता है बेटा कौन सा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है बेटा? यूरिक एसिड। बात समझ में आ गई? अब यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड लीस्ट कैसा होता है बेटा? लीस्ट टॉक्सिक। कैसा होगा? लीस्ट टॉक्सिक। लीस्ट टॉक्सिक एंड इट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। किसकी जरूरत होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की। क्या हो गया? अच्छा, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई? चलो अब हम देखते हैं बेटा इसका कि ये देखो, सबसे पहले हमने बात करी किसकी? अमोनिया की। तो अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। अमोनिया कैसा होता है? हाईली टॉक्सिक होता है एंड इट रिक्वायर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। देन वी स्टडीड अबाउट यूरिया एंड यूरिया इज लेस टॉक्सिक। यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड इट रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। कितने की जरूरत होती है बेटा इसको? मॉडरेट का मतलब हो गया कितना? कि ना तो ज़्यादा ना बहुत ही कम, इतनी इसकी वाटर की ज़रूरत होती है। बात समझ में आ गई? अब तीसरी बात करें किसकी बेटा? यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है बेटा? वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। मतलब इन तीनों में जो सबसे लीस्ट या सबसे कम टॉक्सिक होता है वो कौन सा होता है? यूरिक एसिड। और अगर अपन बात करें कि इट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। इसको बॉडी से रिलीज करने के लिए किसकी बात करें बेटा? किसकी बात कर रहे हैं? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है। बात समझेंगे ना? बहुत लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास वाटर की स्कैरसिटी होती है, वाटर की जिनके पास कम होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये ऐसे, और डेजर्ट एनिमल, ऐसे एनिमल होते हैं जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड का एक्सक्रीशन किस फॉर्म में करते हैं? किस फॉर्म में करेंगे बेटा? यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं। मतलब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, ध्यान देने की बात है कि जो यूरिक एसिड जो होता है वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर हमने बात करी किसकी? हमने बात करी थी किसकी बेटा? अमोनिया की और यूरिया की। देन अमोनिया एंड यूरिया बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर। दोनों कैसे होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। तो इसको, ये जो एनिमल्स होते हैं कौन कौन से? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये जो होते हैं ये इसको किस फॉर्म में रिलीज करते हैं बेटा? ये इसको क्रिस्टल फॉर्म में या पेस्ट की फॉर्म में बॉडी से रिलीज करते हैं। मतलब इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, या फिर पेस्ट की फॉर्म में इसको रिलीज किया जाएगा, बिकॉज इट इनसॉल्युबल इन वाटर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अब देखते हैं ऐसे एनिमल्स बेटा
कि द एनिमल्स विच एक्सक्रीट आउट हार्मफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। यूरिकोटैलिक एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल जो हार्मफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड को किस फॉर्म में बेटा, हार्मफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड को यूरिक एसिड की फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, देन दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कौन से, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं कि जितने भी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में कौन बेटा, इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने किसको देख लिया, यहाँ पे हमने देख लिया बेटा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन से होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अमोनिया देख लिया, यूरिया देख लिया और यूरिक एसिड को देख लिया। तो अगर हम इसके एक ब्रीफ में अगर इसको देखते हैं तो कैसा होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो अगर हम बात करें कि अमोनिया हाईली टॉक्सिक, यूरिया लेस टॉक्सिक, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक, समझ में आया ना। और अगर अपन बात करते हैं अमोनिया रिक्वायर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिया रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड यूरिक एसिड रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिलीजिंग या एक्सक्रीशन। बात समझ में आ गई। तो बेटा ये जो कुछ क्या होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जिनको बॉडी से बाहर रिलीज करना होता है, मतलब ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया बेटा, हमने देख लिया हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो हार्मफुल सब्सटेंस दो तरह के, वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब हम बात करें आगे बेटा कि ये जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं उनको रिलीज होने के लिए, उनको बॉडी से रिलीज करने के लिए अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। अलग अलग एलिमेंट्स में, अलग अलग एनिमल्स में इनको बॉडी से रिलीज करने के लिए अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। और दीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं बेटा कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए, किसके एक्सक्रीशन, ये जो हार्मफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं इनके एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बात करें हम किसकी, कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स में, अलग अलग एनिमल्स की अगर अपन बात करते हैं तो अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए, मतलब ये जो हार्मफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं इनको बॉडी से रिमूव करने के लिए कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, यूनिसेलुलर एनिमल्स की अगर अपन बात करते हैं तो इनमें क्या होता है बेटा, इनमें होता है सेल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, इनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस किया जाता है। बात समझ में आ गई ना। अगर हम बात करते हैं किसकी, जैसे थोड़े से हायर एनिमल्स के अंदर आते हैं, हायर एनिमल्स में आए तो हायर एनिमल्स के अंदर अगर अपन बात, जैसे अगर अपन किसकी बात करें, अगर हम बात करें किसकी, अर्थवर्म की, अर्थवर्म की अगर अपन बात करते हैं, अर्थवर्म या फिर एनालिड्स की अगर अपन बात करते हैं तो इनमें होते हैं बेटा नेफ्रीडिया। क्या होते हैं बेटा, नेफ्रीडिया। अगर अपन बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं इनमें क्या होता है बेटा, इनमें होते हैं फ्लेम सेल्स। क्या होते हैं इसके अंदर, फ्लेम सेल्स। और अगर अपन बात करें किसकी, ऑर्थोपोडा की अगर अपन बात करें, ऑर्थोपोडा जैसे इंसेक्ट की अगर अपन बात करते हैं, इंसेक्ट्स की अगर अपन बात करते हैं तो इंसेक्ट्स में क्या होते हैं बेटे,
ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं बेटा? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। और अगर हम इनसे हायर एनिमल्स की अगर अपन बात करते हैं, हायर में से अगर बात करें किसकी, इसमें बात करते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की अगर अपन बात करते हैं, मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें होती है बेटा किडनीज। कौन सी होती हैं? किडनीज। ये बेटा ये कुछ एनिमल्स होते हैं और इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग एनिमल, देखो एक्सक्रीशन का प्रोसेस सभी एनिमल्स के अंदर होता है, चाहे कोई सा भी हो, उसके अंदर सभी के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि वो फूड को जरूर गेन करेंगे और फूड गेन करेंगे तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा और मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या बनेगा बेटा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे अगर अपन बात करते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स की अगर अपन बात करते हैं तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। अगर हम किसकी बात करें, एनालिट्स की अगर अपन बात करते हैं तो एनालिट्स में क्या होते हैं बेटा? नेफ्रिडिया। क्या होते हैं बेटा उसके अंदर? नेफ्रिडिया। जो नेफ्रिडिया होते हैं वो उनके से क्या करता है? एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है। कौन? अगर एनालिट्स मतलब बात करें किसकी? अर्थवर्म, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म। अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज जो एनिमल्स होते हैं जिसको अपन फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, क्या कहेंगे बेटा उनको? फ्लैट वर्म्स। ये जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं वो बेटा ये होती हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स होती हैं। अगर हम बात करें किसकी? इंसेक्ट में, तो इंसेक्ट्स के अंदर क्या? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जिससे वो एक्सक्रीशन करता है। और अगर हम बात करें किसकी? हायर एनिमल्स की, हायर एनिमल्स की अगर अपन बात करते हैं तो हायर एनिमल्स में जो होता है वो कैसे होते हैं बेटा? हायर एनिमल्स में कैसे होंगे? उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन होता है विच इज़ कॉल्ड किडनीज। क्या होते हैं? किडनीज। तो ये हमने बात कर ली किसकी? ये हमने अलग अलग एनिमल्स में जो कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हमने देख लिया। अब बेटा अब हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो किसके ऊपर? ह्यूमन के ऊपर हमारी बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बात करते हैं बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमें पता है ह्यूमन की अगर अपन बात करें बेटा तो ह्यूमन किस टाइप का? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन। किसके बेस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन। ह्यूमन जो होता है वो कैसा होता है? ये यूरियोटेलिक। कैसा होता है बेटा? ह्यूमन कैसा होगा? यूरियोटेलिक एनिमल होगा। बात अगर अपन करें तो ह्यूमन के लिए कैसा होगा वो? यूरियोटेलिक। कैसा होता है? यूरियोटेलिक। मतलब इट मीन्स द ह्यूमन एक्सक्रीट आउट नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। किसमें करेगा बेटा? यूरिया की फॉर्म में वो बात करें। अगर अपन बात करें जैसा कि डायग्राम में बताया हुआ है, डायग्राम देखिए उधर कि ये बेटा ये है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ से ध्यान से देखिए ये क्या है? ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, अब देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करें कौन? किडनी। किसकी बात करें बेटा? किडनी। किडनी की बात करें बेटा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें किसकी? किसकी बात करते हैं? किडनी। और दूसरा देखिए, दूसरा जो है किडनी के बाद में आता है कौन? सेकंड नंबर पे देखिए यहाँ पर यूरेटर। सेकंड आता है यूरेटर। थर्ड जो होता है वो होता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर। एंड लास्ट वन इज यूरेथ्रा। देन in human excretory system the following four parts are present. The first is kidneys, second is ureter, third is urinary bladder and fourth and last one is urethra. अब बेटा अब इन सब की एक एक करके अपन अलग अलग से इसकी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी बेटा? किडनीज की। Then in human one pair kidneys are present. जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ह्यूमन में वन पेयर किडनीज प्रेजेंट होती हैं। और सबसे पहले चीज़ ये होती है कि जैसे पहले बताया था कि जो भी ऑर्गन होता है उसके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ इट इज़ ओरिजिनेटेड। देन द किडनीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म। कहाँ से होती है बेटा? मीजोडर्म से।
किडनी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? मीजोडर्म से। अगर अपन बात, ओरिजिन तो हो गया मीजोडर्म से, लेकिन अगर हम बात करें कि ह्यूमन में जो किडनी होती है वो किस टाइप की होती है? टाइप पता है क्यों? अगर एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स को देखते हैं तो उनमें कितने तरह के होंगे? नंबर 1 अगर अपन बात करते हैं कि मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक और प्रोनेफ्रिक, 3 टाइप की किडनीज प्रेजेंट होती हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। तो अगर अपन ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में जो होता है वो कैसा होता है बेटा? मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये पता करें कि ये मेटानेफ्रिक होता क्या है। अगर हम बात करें कि मेटानेफ्रिक क्या होता है, तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं देन बेटा हमारी बॉडी के अंदर मीजोडर्म से एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। दिस प्लेट इज कॉल्ड मेटामीजो और प्रोनेफ्रिक प्लेट। इसको अगर कंबाइंडली कहेंगे तो कंबाइंडली इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? इसको अपन कह सकते हैं बेटा नेफ्रोटोम प्लेट। नेफ्रोटोम प्लेट। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज नेफ्रोटोम प्लेट इज फॉर्म्ड। अब बात करते हैं कि इसकी अलग अलग एनिमल्स में इसका किडनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। देन ये देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। दिस इज अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें किडनी का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा? नेफ्रोटोम प्लेट के अपर पार्ट से होता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें किडनी का फॉर्मेशन अपर पार्ट से होता है, दीज किडनीज आर कॉल्ड प्रोनेफ्रिक किडनीज। और ऐसे एनिमल जिनमें किडनी का फॉर्मेशन नेफ्रोटोम प्लेट के मिडिल पार्ट से होता है, देन इट इज कॉल्ड मीजोनेफ्रिक किडनी। एंड द लास्ट पार्ट, ये देखिए, ये इसका मतलब कि नेफ्रोटोम प्लेट का जो लोअर पार्ट होता है इसका फॉर्मेशन, अगर इससे किडनी का फॉर्मेशन होता है तो नेफ्रोटोम प्लेट के लोअर पार्ट से बनी हुई किडनीज जो होती हैं दे आर कॉल्ड मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। बात समझ में आ गई? तो ये जो होता है एंड इन ह्यूमन द किडनीज आर फॉर्म्ड बाय द लोअर पार्ट ऑफ नेफ्रोटोम प्लेट्स। बात समझ में आ गई कि क्यों हमारी जो किडनी होती है उसे हम मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में बेटा? अब बात कर रहे हैं, ये तो हो गया कि हमारी जो ह्यूमन की जो किडनीज होती हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं बेटा मेटानेफ्रिक टाइप की। ठीक है। अब यहाँ पे अब एक चीज़ इसमें और देखिए कि ये जो किडनीज होती हैं वो कितनी होती हैं? ये 1 पेयर किडनीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। अब देखिए यहाँ पे इसकी पोजीशन देखिए, आप इसकी किसकी? किडनीज की पोजीशन अगर अपन देखते हैं तो किडनी की पोजीशन अगर अपन देखते हो तो यहाँ पर इनका ये जो है इक्वल स्टेज में नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने डायग्राम गलत बनाया है, डायग्राम बिल्कुल सही है। इसमें दिखाई दे रहा होगा कि एक किडनी ऊपर है, दूसरी किडनी नीचे है। तो बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर बेटा क्या होता है कि जो राइट किडनी होती है, राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी होगी, दिखाई दे रही है, जो राइट किडनी जो होती है वो तो कैसी होती है? नीचे होती है, और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि राइट किडनी जो है वो ऊपर नीचे क्यों है और लेफ्ट किडनी ऊपर क्यों है? अब यहाँ देखिए कि अगर अपन बात करते हैं कि किडनीज आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के बारे में मैंने बताया था कि एब्डोमिनल कैविटी कहाँ होती है, तो हमें पता है कि ये कौन? ये यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है। द बॉडी कैविटी प्रेजेंट ओवर द डायफ्राम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? थोरेसिक कैविटी। एंड द कैविटी प्रेजेंट अंडर द डायफ्राम इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ा था, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या हमने क्या देखा था? हमने लंग्स देखे थे, तो दे आर प्रेजेंट इन thoracic cavity, whereas kidneys are located or present in the abdominal cavity। बात समझ में आ गई? तो अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, और एब्डोमिनल कैविटी में होता है बेटा राइट साइड में कौन होता है? लीवर। कौन होता है? लीवर। तो लीवर की अगर अपन बात करते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर द राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट किडनी। किडनी लेफ्ट, यहाँ पे जो राइट पार्ट होता है, राइट पार्ट के ऊपर कौन है? लीवर है। लीवर की वजह से क्या होता है कि ये किडनी, राइट किडनी जो होती है वो नीचे की रह जाती है और लेफ्ट किडनी ऊपर रह जाती है।
बात समझ आएगी ना। तो ये डायग्राम्स में गड़बड़ नहीं होता है, कहीं पर भी अगर डायग्राम अगर हम देखेंगे तो अपने को ये मिलेगा कि ये जो किडनीज की लोकेशन होती है वो राइट किडनी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी ऊपर होती है। बात समझ में आ गई। अगर हम देखते हैं बेटा, अब इसमें देखिए कि ये जो किडनीज हैं, ये किडनी जो होती है किस कलर की होती है बेटा, दे आर डार्क रेड ब्राउन इन कलर। कैसी होती है? डार्क रेड ब्राउन इन कलर की होती है। और अगर अपन बात करें कि डार्क रेड ब्राउन होने के साथ साथ ये कैसी होती हैं, देखो बीन शेप्ड, इनकी शेप कैसे होती है बेटा, बीन शेप्ड होती है। बीन शेप्ड का क्या मतलब होता है कि इसका जो एक पार्ट होता है वो तो कैसा होता है, इस तरह से, इस तरह का मतलब ये पार्ट क्या होता है बताते हैं, ये और ये इस तरह से, ये जो पार्ट होता है, मतलब ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉन्वेक्स पार्ट एंड दिस इज कॉनकेव पार्ट। मतलब इसका जो एक पार्ट होता है वो तो कॉन्वेक्स होता है, एक दूसरा पार्ट जो होता है कैसा होता है, कॉनकेव होता है। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर ये जो इसका जो आउटर पार्ट होता है विच इज कॉन्वेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉनकेव, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा पिट होता है, डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये छोटा सा पिट होता है एंड दिस पिट इज कॉल्ड हाइलम। इस पिट को अपन क्या कहेंगे, हाइलम। बात समझ में बेटा कि ये जो है किडनी, देखिए सबसे वापस से देखते हैं एक बार कि किडनीज जो होती हैं वो दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, दे आर मेटानेफ्रिक टाइप एंड डार्क रेड ब्राउन इन कलर एंड बीन शेप्ड। कैसी होती है, बीन शेप्ड। हाँ हाँ हाँ, ग्रीन दिख रहा है। हाँ बेटा, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किडनी। तो किडनी की अगर अपन ने बात करी तो किडनी देखते हैं, किडनी की जो लेंथ होती है, किडनी की लेंथ बेटा 10 to 11 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, 10 to 11 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेड्थ होती है 5 to 6 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई जो होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये तो इसका डायमेंशन होता है बेटा। लेंथ होती है 10 to 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होती है 5 to 6 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट होता है, इसका एवरेज वेट होता है अबाउट 120 to 170 ग्राम। ये इसके डायमेंशंस होते हैं बेटा। और जैसे कि हमने बात करी थी कि जो किडनी होती है, इस किडनी में जो कॉन्केव रीजन होता है वहाँ पे एक छोटा सा पिट प्रेजेंट होता है और ये जो पिट होता है इट इज़ कॉल्ड हाइलम। इस पिट को अपन क्या कहेंगे बेटा, हाइलम। ये पिट क्या कहलाएगा, हाइलम। एक हाइलम एक ऐसा पिट होता है जहाँ पर, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करती है हाइलम के थ्रू। हाइलस और हाइलम दोनों बोल सकते हैं इसको कि हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करती है, रीनल वेन और यूरेटर किडनी से बाहर की ओर निकलती है। बात समझ आ गया ना। एक हाइलम एक ऐसा रीजन होता है जहाँ से रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करती है, रीनल वेन और यूरेटर किडनी से बाहर की ओर रिलीज होती है। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। अगर हम देखें तो किडनी के जो ऊपर है, जैसे कि डायग्राम में बताया हुआ है, यहाँ देखिए किडनी के ऊपर जो होती है, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है बेटा, कैप लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होती है एंड दिस कैप लाइक ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। देन one pair adrenal gland is located on the upper part of kidneys। किडनीज के अपर पार्ट पर 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये बेटा, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये किडनी की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख लिया हमने कि हाइलम में रीनल आर्टरी एंटर करती है, रीनल वेन बाहर निकलती है और यूरेटर भी बाहर निकलता है। अब इसकी जो डिटेल्ड स्टडी है, इसके जो एनाटॉमी है, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, फर्स्ट पार्ट किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड किडनीज। किसकी बात कर ली बेटा, किडनीज की। एंड नाउ द सेकेंड पार्ट इज यूरेटर। सेकेंड पार्ट कौन सा है बेटा, सेकेंड पार्ट इसमें आ जाएगा यूरेटर। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम से कि देखो यहाँ पर ये किडनीज हैं, किडनीज से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, दिस इज कॉल्ड यूरेटर। इसको अपन क्या कहेंगे, यूरेटर। देन सेकेंड पार्ट इज यूरेटर। यूरेटर क्या होता है बेटा, यूरेटर इज अ
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूरेटर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यूरेटर एक ऐसी ट्यूब होती है, यूरेटर एक ऐसी ट्यूब होती है जो यूरिन को किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। और इसके अंदर जो यूरिन ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है बेटा, वो होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह की हेल्प से ये क्या होता है, यहाँ पे यूरिन का ट्रांसफ़र होता है। बात समझे ना। देन वन पेयर यूरेटर इज प्रेजेंट एंड ईच यूरेटर इज कंबाइंड विथ वन किडनी। वन पेयर यूरेटर प्रेजेंट होती है, इट मीन्स एक किडनी के साथ एक यूरेटर अटैच होती है, मतलब एक किडनी से एक यूरेटर अराइज होता है जो कि कहाँ पे अटैच होता है, जो कि कहाँ पे जाके यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होता है। बात समझ आएगी ना। और यहाँ पर क्या होता है कि किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उस यूरिन को ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ से, किडनी से। बात समझ आ गई। देन सेकंड पार्ट कौन सा हो गया बेटा अपने पास, यूरेटर। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट इज देखा था कौन सा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है बेटा, ये देखिए ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है कैसा होता है बेटा, ये ट्राइंगुलर शेप्ड, कैसा है, ट्राइंगुलर शेप्ड होता है, दिखाई दे रहा है, ट्राइंगुलर शेप्ड होता है। और इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, इलास्टिक। कैसी होती हैं, इलास्टिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो इलास्टिक वॉल होती है बेटा, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे यूरिन इसके अंदर फिल होता रहता है ये स्प्रेड हो जाता है। कैसे हो जाता है बेटा, स्प्रेड। इसका मतलब इसके अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर क्या स्टोर होता रह रहा है, यूरिन स्टोर हो रहा है, तो अबाउट 700 to 800 ml यूरिन जो होता है यहाँ पे स्टोर हो सकता है। इट मीन्स द यूरिनरी ब्लैडर कैन स्टोर अबाउट 700 to 800 ml ऑफ यूरिन। इट मीन्स ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इट एक्ट्स एज अ यूरिन रिजर्वॉयर। किसकी तरह काम करता है बेटा, ये यूरिन रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पे यूरिन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यहाँ पे यूरिन को क्या कर लिया, स्टोर किया जाता है। और अब इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें किसमें, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन होता रहता है, इसके अंदर कलेक्ट होता रहता है, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, स्ट्रेच होती है। और एक लिमिट के बाद में ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। एंड व्हाट इज मिक्चुरेशन, क्या होता है मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच urine is removed out from the urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को मूव कराना जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। बात समझ आ गई ना। और ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ये जैसे ही यूरिन का अमाउंट लिमिट अमाउंट से ज़्यादा होता है देन ये ब्रेन को इम्पल्स भेजते हैं। ठीक है, ब्रेन को क्या भेजेंगे, सेंसेशन भेजेंगे। और इन सेंसेशन की वजह से क्या होता है, ये मिक्चुरेशन की डिज़ायर डेवलप होती है, हमारे अंदर मिक्चुरेशन की डिज़ायर डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब ये किसकी बात कर ली हमने बेटा, यूरिनरी ब्लैडर की। तो अब अगर हम बात करते हैं कि किसकी, यूरेथ्रा। फोर्थ पार्ट इज यूरेथ्रा। हो गया बेटा। फोर्थ पार्ट की अगर अपन बात करें तो किसकी बात करें, यूरेथ्रा बेटा एक ट्यूब होती है। इट इज़ ऑल्सो ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन विच यूरिनरी ब्लैडर इज ओपन। कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है आगे की तरफ एक ट्यूब में खुलता है एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूरेथ्रा। अगर हम बात करें, देखो इसमें ये यूरेथ्रा जो होती है वो मेल और फीमेल
मेल में और फीमेल में दोनों में डिफरेंट होती है। दोनों में कैसी होती है? डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें किसकी? मेल्स की। मेल्स की अगर अपन बात करते हैं तो मेल्स में ये जो यूरेथ्रा होती है इसकी लेंथ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी बात करें बेटा? मेल की बात कर रहे हैं। तो मेल में अगर अपन बात करते हैं तो मेल में हम इसको यूरेथ्रा नहीं बोल सकते। मेल में इसको यूरेथ्रा नहीं बोल सकते। तो जब मेल में क्या कहेंगे इसको? जब यूरेथ्रा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको? मेल में इसको बेटा क्या कहेंगे? इसको अपन कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट किसमें बेटा? इन मेल्स। मेल्स में इसको क्या कहेंगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों कहेंगे बेटा यूरिनोजेनाइटल डक्ट? क्यों बेटा? ये एक ऐसी ट्यूब होती है, ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि किसमें? मेल्स की बात हो रही है बेटा, जो कि किसमें? जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। बात समझ आ रही ना? इसमें से इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि यहाँ से यूरिन भी बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है और सीमन को भी बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। बात समझेगा ना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट मतलब इसमें सीमन जो होता है उसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको भी बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए इसी ट्यूब का यूज किया जाता है। इट मीन्स इट एक्ट एज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों का काम करता है। किसमें? मेल्स की बात हो रही बेटा, केवल मेल्स की बात है, ठीक है। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। और ये जो पोर होता है इसके अंदर, उस पोर को अपन मेल्स में क्या कहेंगे? यूरिनोजेनाइटल पोर। क्या कहेंगे? यूरिनोजेनाइटल पोर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखने की बात क्या है? यहाँ पे देखने की मेल जो होता है उसमें यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ से सीमन और यूरिन दोनों एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से बाहर की तरफ। फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में जो यूरेथ्रा होती है वो छोटी होती है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होती। इट मीन्स कि यहाँ से मतलब यूरेथ्रा से केवल क्या रिलीज होता है? यूरिन। फीमेल्स की बात हो रही बेटा, फीमेल्स में यूरेथ्रा से केवल यूरिन पास होता है और उनका जो जेनाइटल पोर होता है वो अलग होता है। बात समझे ना कि फीमेल में जेनाइटल पोर और यूरेथ्रल पोर दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन मेल की अगर अपन बात करें तो मेल में जेनाइटल पोर और यूरेथ्रल पोर दोनों कॉमन होते हैं, इसलिए इसको अपन यूरिनोजेनाइटल पोर कहते हैं। एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बात समझ में आ गया नहीं? अब अगर अपन बात करें जैसे ये जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के टर्मिनल एंड पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। एंड दिस स्फिंक्टर इसका काम क्या होता है? दिस स्फिंक्टर कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। किसको कंट्रोल करता है बेटा? मिक्चुरेशन को कंट्रोल करता है। एंड द इनर पार्ट ऑफ स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ वॉलंटरी मसल्स। किससे बना हुआ होता है बेटा? वॉलंटरी, स्पेसिफिक वॉलंटरी मसल से बना हुआ होता है। बात समझ आ गई ना? तो ये बेटा ये प्रोसेस होता है किसका? अपना ये कंप्लीट हो गया अपनी स्टडी किसकी? ये बात कर रहे हैं अपन कि हमने किसकी बात कर ली? ये बात कर ली ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब एज ए ब्रीफ अगर अपन बात करते हैं, अगर अपन ब्रीफ देखते हैं किस तरह से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक बार इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया हुआ है बेटा, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हमने बात करी थी किसकी? कि ह्यूमन में 1 पेयर किडनी प्रेजेंट होती है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 पेयर किडनीज प्रेजेंट होती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। अब हमने ये भी देखा कि ये जो किडनीज होती हैं ये किससे? मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड होती हैं। एंड इन ह्यूमन मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट। बात समझ में आ गया था कि अब यहाँ पे देखिए इसका ओरिएंटेशन देखिए, इसके ओरिएंटेशन में देखते हैं कि द राइट किडनी दिखाई दे रही है, राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट किडनी। यहाँ पे राइट किडनी नीचे है और लेफ्ट किडनी ऊपर है। देन राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट किडनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर।
बिकॉज लीवर इज सिचुएटेड राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। बात समझ में आ गई? तो ये क्या होता है, नीचे होता है बेटा। अब यहाँ पे देखिए कि ये वन पेयर एडिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, वन पेयर एडिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ किडनी एंड दीज आर कैप लाइक ग्लैंड्स, दीज आर कैप लाइक ग्लैंड्स। ये बात होगी किसकी, ये हमने बात करी बेटा किडनी। एंड द सेकेंड वन इज यूरेटर। ये देखिए यूरेटर, यूरेटर की अगर अपन बात करते हैं तो फ्रॉम ईच किडनी वन यूरेटर इज अराइज। ये देखिए हर एक किडनी से एक यूरेटर जो है वो अराइज हो रहा है। एंड द फंक्शन ऑफ यूरेटर इज टू ट्रांसफर यूरिन किडनी फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। बात समझ आएगी ना कि इसका फंक्शन किसका, यूरेटर का फंक्शन क्या होता है कि किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है इस यूरिन को ट्रांसफर करने का काम करता है ये यूरेटर। कहाँ पे ट्रांसफर करेगा बेटा, ये करेगा यूरिनरी ब्लैडर में। और किस तरह से करेगा, ये करेगा इसमें बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में होती थी वैसे ही इस यूरेटर में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं जिससे ये यूरिन को कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, यूरिनरी ब्लैडर में। एंड द थर्ड पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर, दिखाई दे रहा है। एंड द यूरिनरी ब्लैडर इज अ ट्राइंगुलर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिख रहा है कैसा है, ट्राइंगुलर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आर इलास्टिक, कैसी होती है बेटा, इलास्टिक होती है कि जैसे इसके अंदर यूरिन फिल होता है इसकी वॉल कैसे होती है, स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच हो गई। और इसकी जो वॉल होती है यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है इसमें क्या इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, इसमें होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, कि जैसे जैसे इसमें स्ट्रेचिंग होती है और एक लिमिट के बाद में, लिमिट का मतलब क्या हो गया बेटा कि जो इसके अंदर 700 से 800 ml यूरिन इसके अंदर स्टोर हो सकता है। इस लिमिट के बाद में ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, और सिग्नल भेजने के वो सिग्नल किसके होते हैं, मिक्चुरेशन के, किसके, मिक्चुरेशन के। एंड द मिक्चुरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच यूरिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। इसमें जो यूरिन भरा हुआ होता है उसको बॉडी से बाहर की ओर रिलीज कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। अब देखिए यहाँ पे देखिए छोटी सी ट्यूब और दिखाई दे रही है यहाँ पर। द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, किसकी बात कर रहे हैं, यूरेथ्रा। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये एक छोटे ट्यूब में खुलता है विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा। एंड इन मेल द यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। मेल्स में इसको क्या कहेंगे, यूरिनोजेनिटल डक्ट, बिकॉज यूरेथ्रा इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट मीन्स थ्रू यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल डक्ट यूरिन एंड सीमन बोथ आर पास्ड। इससे यूरिन और सीमन दोनों क्या होते हैं, इससे बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। इट मीन्स ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट भी होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट भी होता है। और इसका जो पोर होता है, अगर मेल की बात करें, ये जो पोर होता है दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल पोर। किसमें बेटा, केवल मेल का ध्यान रखना है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेल्स की। जब और इसकी जो लेंथ होती है मेल में इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई ना। और अगर अपन बात करते हैं फीमेल्स की, फीमेल्स में इसको हम क्या कहेंगे, केवल यूरेथ्रा, इसको अपन यूरेथ्रा कहेंगे। क्यों, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि फीमेल्स में यूरिन के लिए अलग से पोर होता है और जेनेटल पोर इसका अलग से सेपरेट होता है। ये बात होगी बेटा किसकी, ये यूरेथ्रा की। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, देखिए ये जो है ये क्या है, यूरेथ्रा का जो पोर होता है इसके इनर साइड पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है विच इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक वॉलंटरी मसल्स एंड दिस स्फिंक्टर कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। बात समझ बेटा। तो ये जो है ये बेटा ये अपने हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। हाँ सर।